जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम कैप्सूल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिहार में शिक्षक भर्ती 3.0 के जो एग्ज़ाम हुआ था ऑलरेडी कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन कल के डेट में एग्ज़ाम डेट आ चुका है और साथ ही में जुलाई में सीटें होना तय है और 4.0 वाले भी वेट कर रहे हैं। तो ये सारे लोगों को माइंड में रख के हम लोग एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स के थ्रू चैप्टर वाइज रिवीजन स्टार्ट कर दिए हैं। आप पहले अपने से खुद से चैप्टर जाके पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं मिलता हो, ऑलरेडी जॉब में है, तो आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अच्छे तरह से इसको डिस्क्राइब करने का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मैं दिया हूँ उसको ज़रूर विजिट कीजिएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और दिया गया कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र, आवास के लिए पूर्ण रूप से प्राकृतिक पर निर्भर था। यानी कि जो प्रकृति होता है, प्राकृतिक नेचुरल, ठीक है, उस पर निर्भर था। लेकिन अभी के जो समय है के साथ नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थ, घर बनाने, यातायात या फिर संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। सिंपल वे में अगर समझा जाए तो स्टार्टिंग के जो प्रारंभिक मानव थे तो उस समय कुछ नहीं जानते थे। उनके अंदर स्किल किसी भी टाइप के नहीं था कि खुद से कुछ कर सके, विकसित कर सके, बना सके। तो उस समय जो प्रकृति पर निर्भर थे, नेचुरल पर निर्भर रहते थे, गॉड पर निर्भर रहते थे, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम में गॉड से मिले या नहीं मिले, मनुष्य के अंदर दिन पे दिन स्किल विकसित होते जा रहा है, कौशल विकसित होते जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना भोजन या फिर घर बना ले रहे हैं। यातायात के साधन देख रहे हैं, दिन पे दिन गाड़ी ही नया नया निकल रहा है, मतलब विकसित हो जा रहा है, डेवलप हो जा रहा है। बेहतर साधनों का भी विकास किया है, दिन पे दिन आप देख सकते हैं नया नया टेक्नोलॉजी आते जा रहा है। नेक्स्ट दिया गया है कि प्रारंभिक के मनुष्य वृक्षों, गुफाओं में निवास करते थे। एकदम सही बात है। जो पहले के मानव थे, आदि मानव जैसे थे लोग, हम लोग, तो उस समय वृक्ष और गुफा में हम लोग निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह अस्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। कहने का मतलब सिंपल वे में आप समझो कि जब मनुष्य के पास कुछ नहीं रहता है तो इधर उधर घूमते रहता है, और जैसे ही मतलब उसके पास खुश हो जाता है, जैसे एक फैमिली हो जाता है, तो वो एक अस्थायी रहना शुरू कर देता है। वैसे ही पहले के आदमी जो थे इधर उधर घुमंटू के जैसा घूमते थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो भोजन के तलाश में तो घूमते थे, लेकिन भोजन के लिए वो फसल उगाना स्टार्ट कर दिए। तो आप सोचो ना कि यहाँ पे आपने खेत बना लिया, उसको छोड़ के तो आप नहीं जाओगे। तो उसको देखने के लिए, देखभाल करने के लिए माइंड में आया कि क्यों नहीं यहीं पे हम लोग रह के और देखभाल करें। तो इसलिए अस्थायी घर बनाना स्टार्ट कर दिए। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ। अब देखिए, अब कहने का मतलब सिंपल वे में कि अगर आपको अच्छा मृदा वाला यानी कि खेती करने वाला और मतलब पूरे ठंडा इलाका चाहिए, तो आपको माइंड में आएगा कि हम नदी घाटी की ओर जरूर रहेंगे। नदी घाटी छोड़ के आप दूसरे जगह जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ सिंपली पानी भी मिल जाएगा और पानी की वजह से आपका खेती भी अच्छा ढंग से होगा, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध रहते, मतलब जल उपलब्ध और भूमि उपजाऊ रहते हैं। एकदम सही बात है, ठीक है, इसको इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ मानव बस्तियाँ बहुत बड़ी होती गई, ठीक है, और नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी और सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु घाटी, जिसको सिंधु नदी, मेसोपोटामिया, टिग्रिस, मिस्र जो होता है सभ्यता, नील नदी के किनारे विकसित हुए। मतलब कहने का मतलब व्यापार, वाणिज्य और विनिर्माण के विकास के साथ साथ, कहने का मतलब आज 2 आदमी, कल 5 आदमी, कल 10 आदमी ऐसे करते जाएगा। तो एक तो रहने के लिए जगह चाहिए, तो इसके लिए विकसित करना पड़ेगा खुद को, और खाने के लिए, पीने के लिए, फिर कुछ करने के लिए, पैसा अर्निंग करने के लिए, ये सारे चीज़ करने के लिए तो दिन पे दिन क्या होता है कि बस्ती बढ़ते जाता है, नंबर ऑफ पीपुल्स ये बढ़ते जाते हैं, ठीक है, तो दिन पे दिन। तो उसी तरह आगे चल के ये सिंधु घाटी, ठीक है, मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया, ये सब नदी के किनारे
विकसित होते गए। तो कभी कभी पूछ देता है सिंधु घाटी, तो सिंधु नदी, मेसोपोटामिया, टिग्रिस, मिस्र सभ्यता, ये नील नदी के किनारे विकसित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि बस्तियाँ क्या है, तो वे स्थान जहाँ लोग अपने लिए घर बना कर रहते हैं सिंपल वे में। अब इसमें पूछ दिया जाता है कि अस्थायी बस्ती क्या होता है और अस्थायी क्या होता है। अस्थायी का मतलब क्या होता है, लोग रहने के लिए अस्थायी घर बना लेते हैं, तो सिंपल वे में अस्थायी बस्ती हो जाएगा। लेकिन अस्थायी का मतलब जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती है, जैसे आज बना है, कल रहे, 2 महीना रहे और फिर छोड़ के कहीं चले गए, तो अस्थायी हो गया, सिंपल। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि घने जंगल, गर्म एवं ठंडा रेगिस्तान तथा पर्वत में, ये सारे में जितने लोग निवास करते हैं ये अस्थायी होते हैं। आप सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, याद नहीं करना है, इसको फील करना है। अस्थायी का मतलब, अब देखिए जहाँ पे घना जंगल हो, कहाँ से लोग वहाँ पे रहेंगे, गर्म या ठंडा रेगिस्तान में लोग नहीं रहते हैं, जाएंगे कुछ घंटों के लिए घूमने फिरने के लिए, फिर आ जाएंगे। ठीक है, उसी तरह अब पर्वत वगैरह में लोग जल्दी से निवास नहीं करते हैं, उसी को अस्थायी आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखेंगे ऋतु प्रवास क्या होता है। तो दिया गया अखेटक संग्रहक स्थानांतरित कृषि के लिए मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास बोलते हैं। अखेटक जो होता है ना, ये किसी के तलाश में, भोजन वगैरह के तलाश में ये घूमते रहते हैं। संग्रह के इकट्ठा करने के लिए भोजन या किसी जानवर को पकड़ के लेके आएंगे। उसी तरह स्थानांतरित कृषि जो होता है, आज यहाँ पे होगा तो कल कहीं और हो जाएगा, परसों कहीं और हो जाएगा। तो ये सब क्या होता है, मौसम के अकॉर्डिंग यहाँ से वहाँ घूमते फिरते रहते हैं, उसी को ऋतु प्रवास, यानी कि ऋतु के अकॉर्डिंग, ठीक है, सीजन के अकॉर्डिंग लोग प्रवास करते हैं, उसी को ऋतु प्रवास बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ दिया गया है गांव। तो गांव का मतलब क्या होता है, ग्रामीण बस्ती होती है जहाँ लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी और पशुपालन संबंधित कार्य करते हैं। सिंपल वे में गांव में यही तो होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सघन बस्ती क्या होता है। तो सघन का मतलब कंजेस्टेड एरिया, यानी कि घर जो होता है ना पास पास बने होते हैं, सघन बस्ती हो गया। प्रकीर्ण बस्ती क्या होता है, जब घर दूर दूर बने होते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं। पहाड़ी क्षेत्र, जैसे कि अब एग्जाम्पल में, अब दूर दूर बस्ती कहाँ पे घर बने रहते हैं, तो पहाड़ी क्षेत्र में, घने जंगल में, ये सारे चीज़ में देखेंगे। अति विषक जलवायु क्षेत्र में, जलवायु कब चेंज हो जाए, कैसे चेंज हो जाए, ठंडा है या गर्म हो जाए, तो वहाँ पे दूर दूर पे घर बने रहते हैं, यानी कि ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, इसीलिए उसने अपने आवास वातावरण के अनुकूल बनाया। सिंपल वे में सही बात बोल रहे हैं, कहने का मतलब अपने आवास वातावरण के अकॉर्डिंग। जैसे मेरे वहाँ के जलवायु है कि हमेशा बारिश ही बारिश होते रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ढाला छत बनाएंगे। कहीं का जलवायु कुछ और होता है, कहीं का जलवायु कुछ और होता है, तो उसके अकॉर्डिंग सब लोग अपना घर बनाते हैं। अब जाइए ना आप कहाँ पे, राजस्थान में, तो वहाँ पे जो घर बनता है तो मोटे परत वाला बनता है ताकि ये ठंडा फील करे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। एकदम सही बात है, जिस तरह का पर्यावरण है उसी तरह घर बनाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। देन उसके बाद दिया गया कि अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ढाल, यहाँ ढाल होना चाहिए, ढाल वाली छत बनते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है, वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। पाइप के जैसा होता है, उसी पर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में मिट्टी को मोटी परत वाले घर बनाए जाते हैं। अभी तो मैं बोला हूँ राजस्थान के एग्जाम्पल, जिनकी छत क्या होता है, फूस की बनी होती है। तो सिंपल वे में जहाँ ज़्यादा बारिश होगा वहाँ पे ढालाऊ छत बनेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मतलब जल जो है ना वो जमे नहीं, रुके नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ से देखेंगे परिवहन के बारे में। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था, एकदम सही बात है। और उस समय लोग क्या होता है तो पैदल चलते थे। सामान के को ढोने के लिए लोग पशुओं के जैसे ऊँट वगैरह, खच्चर वगैरह का यूज करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया है। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास हुआ है या होते गया है, हो रहा है अभी, ठीक है। तो परिवहन में क्या बोला गया है, सबसे पहले कि ये बोला गया है कि लोग यूज करते हैं ना खुद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या फिर सामान
ढोने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक। पुराने समय में लोग देखिएगा पैदल चलते थे और सामान जो है ऊँट वगैरह पे लाद लेते थे और कई दिन तक कोई सामान बेचने के लिए जैसे यूरोप के बाजार लोग जाते थे तब 5 दिन 10 दिन एक एक महीना लग जाता था बेच के लेके आने में। ठीक है, और उस समय लोग पैदल चलते थे ना, इसीलिए। अभी के समय में पहिए के खोज हुआ और दिन पर दिन क्या होते जा रहा है, साधन का विकास होते जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे परिवहन के साधन। तो आपसे कोई पूछेगा परिवहन के साधन में क्या क्या आएगा, तो सड़क आ जाएगा, जल आ जाएगा और वायु मार्ग आ जाएगा। सड़क मार्ग क्या होता है, तो कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग की जाने वाले मार्ग जो होता है ना, वो सड़क होता है। मतलब आपसे क्वेश्चन यही बार बार पूछा जाता है सीटेट में, तो कि कम दूरी इसमें का जो होता है ना, सबसे ज़्यादा लोग इसी को यूज करते हैं कम दूरी के लिए, और सबसे अधिक लोग उपयोग करता है, यूज करता है किसको, तो सड़क को। हिमालय पर्वत पर एक देखिएगा मनाली ले राजमार्ग है, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क में से एक है, ये भी याद रखिएगा। भूमिगत सड़कों को, भूमिगत जो मार्ग होता है उसी को सबवे कहते हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है, एकदम सही बात है। हम ही लोग के देखिए पूरे ऑल इंडिया में सड़क के मामला में अच्छा खासा विश्व स्तर पर भारत आते जा रहा है दिन पर दिन। तो सड़क मार्ग जो होता है कम दूरी के लिए सबसे ज़्यादा लोग यूज करता है। और मनाली ले याद रखिएगा कि विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग में से एक है। अब भूमिगत जो सड़क जो होता है, भूमिगत मार्ग उसको बोलते हैं, उसको सबवे इंग्लिश में बोला जाता है, बस इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से दोस्तों दिया गया है रेल मार्ग। ठीक है, तो रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से यानी कि जल्दी से और कम खर्च में लोगों का आवागमन, भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन का खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की है। सिंपल वे में सड़क में क्या था कि कम दूरी में ज़्यादा लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन ये रेल वाला जो था, रेल वाला, तो रेल के द्वारा क्या होता है, जल्दीबाजी में और कम खर्चा के लिए लोग इसको ज़्यादा यूज करते हैं और भारी सामान ढोने के लिए भी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। दे रहा है कि डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है। पहले देखिएगा गद्दर फिल्म में दिखाया गया है, ठीक है, कि कोयले के द्वारा ये चलता था, लेकिन अभी डीजल, फिर उसके बाद देखिए अब इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, तो दिन पे दिन उसका जगह ले लिया है और उससे फास्ट और उससे जल्दीबाजी में भी स्पीड चल रहा है और काम हो रहा है। जलमार्ग देखिएगा, प्रारंभिक समय में परिवहन समय के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। ठीक है, और अधिक, इस चीज़ को याद रखिएगा, मतलब प्रारंभिक समय में, शुरुआती समय में परिवहन समय के लिए, ठीक है, और उस समय जलमार्ग का ज़्यादा यूज होता था। अधिक दूरी और भारी और बड़े आकार वाले सामान के ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन जो होता है ये जलमार्ग वाला होता है। ठीक है, तो सड़क में क्या था, कम दूरी और ज़्यादा यूज होता था, लेकिन वहीं आप देखिए ना रेलवे में क्या है, कम खर्चा में और तीव्र और भारी सामान ढोने के लिए। लेकिन जल में क्या है, भारी सामान पहले, अधिक दूरी, 2 पॉइंट हुआ, बड़े आकार के सामान और सस्ता हुए में जलमार्ग में लोग यूज करता है। और ये देखिए ना, तो ये भी 2 टाइप के होता है, एक अंतर्देशीय, एक समुद्री मार्ग। अंतर्देशीय का मतलब अपने ही देश में जो व्यापार होता है उसको बोलते हैं, और समुद्री मार्ग में होता है जो इंटरनेशनल लेवल के होता है। जैसे वायु मार्ग देखिएगा यहाँ पे, अब एक ही बचा हुआ है जो आपका वायु वाला होता है। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण ये सर्वाधिक महंगा साधन है, याद रखिएगा, हर लोग नहीं जा सकता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम और दूर स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है वहां पे भी इससे जा सकते हैं वायु मार्ग से। ठीक है, दुर्गम, दुर्गम का मतलब होता है दूर स्थान, और जहां पे हम लोग जाने लायक नहीं है सड़क से या फिर आपका रेल से, वहां पे भी ये पहुंचा देता है। यहाँ से देखेंगे संचार के बारे में।
संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की एक प्रोसेस है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है, या विश्व में ये जो संचार के क्षेत्र में जो विकास होते जा रहा है, इस सूचना से विश्व में क्रांति आ गई है। संचार के साधन कौन कौन है दोस्तों? तो समाचार पत्र, टेलीविज़न, आपका रेडियो, फ़ोन, ईमेल वगैरह, ये सारे चीज़ संचार के साधन हैं। इससे क्या कर सकते हैं? अपने मैसेज को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, सारी चीज़ को, वीडियो फाइल वगैरह को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से दिख रहे हैं ना, हम लोग पहुंचा दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ है, दिन पे दिन क्या हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी और ये आपका विकसित होते जा रहा है और नया नया चीज़ों को खोज होते जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छा से समझ में आया होगा। फिर भी अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट रह गया हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपके लिए स्पेशल मैं वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।